सो वेलकम बैक अगेन इन आवर क्लास। तो आप लोगों की ईद कैसी रही सबकी भाई? अच्छी रही। Okay. तो अब तक हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ विंड, प्रेशर बेल्ट, फिर हमने ग्लोबल विंड सिस्टम पढ़ा पूरा, टाइप्स ऑफ विंड्स भी देखे, देन एयर मास का कॉन्सेप्ट और फ्रंट्स हमने देखा। तो वो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे थे, तो वो एक टॉपिक जो हमें डिटेल में पढ़ना था साइक्लोन, हम उसकी क्या कर रहे थे अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे कि हम सारे हथियार क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अब साइक्लोन एज अ वॉर है हमारे लिए, अब हमको जाकर जंग लड़नी है। तो एयर मासेस के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि एयर मास हम किसको कह रहे थे। एयर मास हमने कहा था कि किसी भी प्लेस पे अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ एयर मौजूद है जिसके अंदर सिमिलर मॉइस्चर कंटेंट है, सिमिलर उसका टेम्परेचर है, सिमिलर प्रेशर कंडीशंस हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे थे, एयर मास बोल रहे थे। फिर हमने एयर मास में देखा कि ये कोल्ड भी हो सकते हैं और वार्म भी हो सकते हैं, और जब वार्म और कोल्ड एयर मास एक दूसरे से टकराते हैं तो फिर क्या जनरेट होता है, फ्रंट्स जनरेट होते हैं, जिसमें हमने वार्म फ्रंट्स अलग पढ़े थे, कोल्ड फ्रंट्स अलग पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे थे, तो वो हम आगे आने वाले टॉपिक यानी साइक्लोन में हम इसका यूज़ करने वाले थे, जो आज जाके हम डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोन्स का आपने बहुत नाम सुना होगा। जब भी साइक्लोन का नाम सुनते होंगे तो क्या आपके जहन में आता होगा, तेज़ आंधी, तूफान, बारिश। तो साइक्लोन अगर हम इनिशियली समझने की कोशिश करें तो साइक्लोन क्या होता है कि साइक्लोन एक विंड सिस्टम होता है जहां पर आंधी, बारिश, तूफान बहुत तेज होने लगता है, तो हम उसको साइक्लोन कह रहे होते हैं। अगर हम साइक्लोन को पिक्चर्स से समझने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से साइक्लोन हमारा दिख रहा है। यह हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, क्या है ये, इंडिया है। और यहाँ पर ये कुछ सिस्टम, प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है, तो हम इसी को क्या बोल रहे हैं, साइक्लोन बोल रहे हैं। कौन सा साइक्लोन है, कैसे फॉर्म होते हैं, इसकी हम आगे चल के बात करेंगे। अगर इसको और हम देखना चाहें तो कुछ इस टाइप से ये जनरेट हो रहा है, सर्कुलर विंड पैटर्न्स दिख रहे हैं कि आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको साइक्लोन कह रहे हैं। ये भी उसी का एक डायग्राम है दूसरी जगह का, तो ये हम देख रहे हैं। लेकिन साइक्लोन अब एक ही टाइप का नहीं होता है। साइक्लोन क्या कहता है कि मैं जहां बनूंगा मुझे वहां से फेमस करना है आपको। तो आपने देखा था इसमें एयर मास में, अगर हम ये वाला डायग्राम देखें तो इसके अंदर अगर ये वाला पोर्शन देखें इस जगह से जहां रेड इसके ऊपर और यहां, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बीच में ये क्या है, एयर मासेस बने हैं। तो ये कौन से रीजन कहलाते थे, अगर हम इसको यहां पर लिखें, ये 30 डिग्री नॉर्थ है और इसको हम 30 डिग्री साउथ माने, तो इसके बीच का जो रीजन होता था इसको क्या बोलते थे हम, कौन सा रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते थे, ट्रॉपिकल रीजन। अब इसके अंदर जो भी साइक्लोन बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इस वाले रीजन में अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे। क्या होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे। अब बियॉन्ड दिस रीजन यानी 30 डिग्री से ऊपर और यहां पर 30 डिग्री से नीचे, तो ट्रॉपिकल एरिया खत्म हो गया। वहां पर जो साइक्लोन बनेंगे तो वो रीजन का क्या नाम है, टेम्परेट रीजन। तो यहां पर जो भी साइक्लोन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट साइक्लोन या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल रीजन से हम बाहर चले गए, वो एरिया जो ट्रॉपिकल को छोड़ के एक्स्ट्रा बचा है, तो उसकी वजह से हम उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो साइक्लोन कितने टाइप्स के हैं हमारे पास, दो टाइप के हैं। एक कौन सा है, एक टेम्परेट साइक्लोन है, दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन हम देखने की कोशिश करें कि ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो बन रहा है तो इसकी कंडीशंस कुछ और होंगी, और टेम्परेट साइक्लोन्स सिर्फ ये नाम में ही अलग अलग नहीं है। ये जो साइक्लोन्स हैं हमारे, ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल
एंड टेम्परेट। ये सिर्फ नाम अलग अलग नहीं है, बल्कि इनके साथ जो वेदर एसोसिएटेड होगा वो भी अलग होगा। इनका फॉर्मेशन का पैटर्न भी क्या होगा, अलग होगा। तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, इसलिए इसका अलग अलग नाम भी है। रीजन वाइज भले ही नाम दिया है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी दोनों की अलग है। फॉर्मेशन का प्रोसेस अलग है, एक अलग प्रोसेस से फॉर्म हो रहा है, एक अलग प्रोसेस से फॉर्म हो रहा है, बट दोनों के अंदर क्या है, साइक्लोन। तो साइक्लोन में कुछ तो बेसिक्स होंगे जो दोनों में क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो पहले हम बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू के 10-15 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, साइक्लोन के बेसिक्स को समझेंगे। देन इसके बाद हम वन बाय वन दोनों साइक्लोन्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम यही टेम्परेट साइक्लोन की बात करें जो इस रीजन में बनेगा और यहां नीचे रीजन में बनेगा, तो ये कौन से प्रोसेस से फॉर्म होगा, ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, यहां क्या बन रहे हैं, ये फ्रंट्स बन रहे हैं। तो ये फ्रंटोजेनेसिस से, क्योंकि फ्रंटोजेनेसिस कब होता है, जब दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के एयर मासेस एक दूसरे के साथ क्या होंगे, आके मिलेंगे। तो फ्रंट का क्या होता था, जनरेशन होता था, फ्रंट फॉर्म होते थे। जब फ्रंट फॉर्म होंगे अलग अलग एयर मासेस से, तो वहां पर जो साइक्लोन बनेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट साइक्लोन। तो टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन जो होता है किस प्रोसेस से होता है, फ्रंटोजेनेसिस से होता है। लेकिन यही फ्रंटोजेनेसिस अगर हम बात करेंगे कि क्या यहां पर होगा, नहीं, बिल्कुल भी इक्वेटोरियल रीजन में ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के एयर मासेस आके नहीं मिल रहे। आपको याद है ना, यहाँ पर ईस्टर्ली फ्लो कर रही थी, यहां भी ऊपर से ईस्टर्ली, तो दोनों तो ईस्टर्ली हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम है। जब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो दोनों यहां पर फ्रंटोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते, फ्रंट्स फॉर्म ही नहीं होंगे। तो यहां पर जो साइक्लोन बनेगा वो फ्रंटोजेनेसिस का प्रोसेस से नहीं बनेगा, ये एक अलग प्रोसेस होगा। तो लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों साइक्लोन को समझने से पहले हम इनके बेसिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो लेट्स सी कि इन साइक्लोन्स के हमारे बेसिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ साइक्लोन, ठीक है, बेसिक्स ऑफ साइक्लोन। अब तक जो हमने पढ़ा कि रेनफॉल का आना या क्लाउडी स्काई होना, ये किस चीज को बताता है, रेनफॉल या फिर क्लाउडी स्काई, ये किस चीज को बताता है, लो प्रेशर को बताता है या नहीं बताता, लो प्रेशर को बताता है या नहीं। जहां पर लो प्रेशर होगा वहीं रेनफॉल होगी, जहां पर लो प्रेशर होगा वहीं क्लाउडी स्काई होगा, वहीं क्लाउड्स फॉर्म होंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि साइक्लोन्स आर दी सिस्टम ऑफ लो प्रेशर। मतलब पहली बात, साइक्लोन्स वहीं फॉर्म होंगे जहां पर क्या होगा, लो प्रेशर मौजूद है। तो साइक्लोन्स आर दी सिस्टम ऑफ, साइक्लोन विंड्स नहीं है, साइक्लोन विंड सिस्टम है पूरा, यानी बहुत सारी विंड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, इसलिए हमने बोला साइक्लोन्स आर दी सिस्टम ऑफ लो प्रेशर। दूसरी बात, आप लोग ये जानते हैं कि कहीं पर अगर लो प्रेशर है, लो प्रेशर होने का मतलब कि उस एरिया में विंड कन्वर्ज करेंगी या नहीं करेंगी, कन्वर्ज करेंगी या नहीं करेंगी। जहां पर भी लो प्रेशर होगा, हमने पीछे पढ़ा था कि लो प्रेशर एरियाज आर दी जोन्स ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ विंड्स, और हाई प्रेशर एरिया क्या था, डाइवर्जेंस का रीजन था। तो अगर इसको हम डायग्राम की मदद से समझना चाहें इस तरीके से, तो अगर यहां पर लो प्रेशर बना है तो सारी विंड्स इसकी तरफ आ रही होंगी इस तरीके से, सारी विंड्स इसकी तरफ आ रही होंगी। अब ये सारी विंड्स इसकी तरफ सीधी आ रही है, क्या इसको कोरियोलिस फोर्स सीधा इसके पास आने देगा, नहीं, क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट करेगा। बिकॉज हमने पढ़ा था कि अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स लगता है, जितनी भी चीजें इसके ऊपर मूव कर रही हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है कोरियोलिस फोर्स। तो यहां पर जो विंड सीधा आने की कोशिश कर रही हैं
उसको आने देगा कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल सीधा? नहीं, क्या करेगा? उसको डिफ्लेक्ट करेगा। किस तरीके से? मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? प्लेन है एक, ठीक है, जैसे ये अर्थ सरफेस है, ये प्लेन है। अब विंड यहां से यहां आगे की तरफ आने की कोशिश कर रही है बिल्कुल सीधी, लेकिन ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा, ये प्लेन रोटेट कर रहा है, इस तरीके से ये मूव करते हुए चला जाएगा। देख रहे हैं कि ये सीधा नहीं जा पाया, क्या हो गया? मुड़ गया। तो क्यों मुड़ा? डिफ्लेक्टिव फोर्स की वजह से। और वो डिफ्लेक्टिव फोर्स किसकी वजह से? रोटेशन ऑफ दी अर्थ की वजह से, जिसको हम क्या कह रहे हैं? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो जहां पर भी लो प्रेशर सिस्टम होगा, तो यानी साइक्लोन, जहां पर भी हम साइक्लोन्स देखेंगे वहां विंड क्या कर रही होंगी? कन्वर्ज कर रही होंगी, बट वो स्ट्रेट नहीं आ रही होंगी, वो क्या होंगी? कि डिफ्लेक्ट होती हुई आ रही होंगी। आप इस डायग्राम में देखें, आपको लग रहा है ये विंड जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है? सर्कुलर पैटर्न जनरेट हो गया। क्यों जनरेट हुआ? कि अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स लग रहा है, जिसको हम डिफ्लेक्टिव फोर्स कहते हैं, और उसका नाम है कोरियोलिस फोर्स। वो विंड की डायरेक्शन को क्या कर दे रहा है? मोड़ दे रहा है। तो उसकी वजह से ये क्या होगा? सर्कुलर पैटर्न हमारा फॉर्म करने लगेगा। तो दो बातें हो गई, एक हो गया क्या? कि साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम होगा, और दूसरा वहां पर कन्वर्जिंग विंड होंगी। यानी सेंटर ऑफ द साइक्लोन में कैसा प्रेशर होगा? हमेशा लो प्रेशर। और जहां पर लो प्रेशर होता है वहां पर विंड क्या करती हैं? कन्वर्ज करती हैं। यानी साइक्लोन के पास सारी विंड्स बाहर की तरफ से अंदर की तरफ उसके पास आ रही होगी। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें कोरियोलिस फोर्स की, तो कोरियोलिस फोर्स हमारा इक्वेटर पे 0 होता है और पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है। तो कोरियोलिस फोर्स अगर हमारे पास 0 है, तो क्या इक्वेटर पे 0, तो क्या इक्वेटर पे साइक्लोन फॉर्म हो पाएगा? नहीं, क्योंकि विंड क्या नहीं कर पाएंगी? सर्कुलर पैटर्न फॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो हो सकता है कि साइक्लोन नीचे फॉर्म हो, ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाए, बट इक्वेटर पे फॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स इज 0 एट दी इक्वेटर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि इस कोरियोलिस फोर्स का साइक्लोन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने वहां पर विंड्स में देखा था कि कोरियोलिस फोर्स क्या कर रहा है? विंड को डिफ्लेक्ट कर रहा है। नदर्न हेमिस्फीयर में अलग तरीके से विंड बिहेव कर रही है, अलग डायरेक्शन में मोड़ रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग डायरेक्शन में मोड़ रही है। इसी तरीके से हम यहां भी बात करेंगे कि विंड का, कोरियोलिस फोर्स का साइक्लोन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो हम यहां पर लिखते हैं साइक्लोन, और यहां पर लिखते हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि भाई साइक्लोन है तो साइक्लोन, एंटी साइक्लोन में और ज्यादा तेज हवा चलने लगेगी, नहीं, कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे हो जाएगी? यहां पर क्लाउड फॉर्म हो रहे थे, बारिश हो रही थी, तो यहां क्लाउड फॉर्म नहीं होंगे, यहां पर बारिश नहीं होगी। तो आप पूछेंगे सर हमारे यहां आज बारिश नहीं हो रही, बाहर धूप निकल रही है, तो क्या ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है? यस, ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, क्योंकि यहां पर क्लाउड फॉर्म नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्लियर स्काईज दिख रही है हमारे पास, हाई प्रेशर है इस वक्त यहां पर, तो इसलिए ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। तो कंडीशन क्या हो जाती है? दोनों में रिवर्स हो जाती है। अब एक इसमें हम क्या लेते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल, एक हम सदर्न हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहां पर बनाते हैं कि ये लो प्रेशर है, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। लो प्रेशर, तो यहां पर विंड्स ऐसे आ रही होंगी, किसी को कंफ्यूजन है यहां तक? यहां पर भी विंड्स ऐसे आ रही होंगी, ठीक है। अब याद करिए फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ क्या कहता था कि अगर विंड नदर हेमिस्फीयर में है तो वो अपने किस साइड मुड़ जाएगी? कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने राइट साइड मुड़ जाएगी। यही कहा था उसने, अपने राइट साइड मुड़ जाएगी। तो सारी विंड्स को हम क्या करेंगे? राइट साइड की तरफ मोड़ देंगे। इस विंड को भी हम मोड़ देंगे, इसको भी हम मोड़ देंगे। ये सब राइट साइड की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब आप देखें यहां से एक पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, इस तरीके से नजर आ रहा है। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज, यानी साइक्लोन्स अगर नदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद हैं तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहां डायग्राम में देखिए, इसमें देखिए कौन सा डायरेक्शन नजर आ रहा है विंड फॉर्म करते हुए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आया। और ये क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर। कैसे पता चला? कहां है ये? इंडिया है। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से क्रॉस करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, तो ये साइक्लोन कौन सा फॉर्म हुआ है इंडिया में? ट्रॉपिकल टेम्परेट, ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये। और ये कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर हम इसको यहां से ये ग्रीन वाला पार्ट सब रिमूव कर दें तो आपको और सही से दिखेगा। ठीक है, ये इस तरीके से मूव होते हुए सारी विंड्स आपको दिखेंगी, ये इस डायरेक्शन में चले। वही सदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में फेरेल्स लॉ क्या कहता है कि विंड अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी, यानी डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो कहां से लेफ्ट साइड? जहां से उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट ये, और इसका लेफ्ट करेंगे तो ये। तो आप अगर देखें तो ये इस तरीके से विंड हमारी मूव होते हुए नजर आएगी। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर साइक्लोन हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वहीं अगर हम एंटी साइक्लोन की बात करें तो एंटी साइक्लोन मींस हाई प्रेशर सिस्टम, इसका रिवर्स करना है। तो यहां पर हाई प्रेशर सिस्टम लेते हैं हम, ये हाई प्रेशर है नदर्न हेमिस्फीयर में, ये हाई प्रेशर है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो हाई प्रेशर इज द रीजन ऑफ डाइवर्जेंस, ऐसे हमने विंड्स बना ली है। यहां पर भी इसी तरीके से हमने हाई प्रेशर से डाइवर्जिंग विंड्स बना ली। अब क्या लगाएंगे? फेरेल्स लॉ। यहां भी लगेगा फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ लगाते हैं। फेरेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर में विंड मूव कर रही है तो किस डायरेक्शन में मुड़ेगी? राइट साइड में। तो राइट साइड में इसको मोड़ते हैं। अब इसको हम ग्रीन वाले को रब कर दें सबसे। अब देखिए कैसा मूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? इसको सही से अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें तो ये ऐसे मूव होता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है बेटा सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज। तो एंटी साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी डायरेक्शन होती है उसकी? क्लॉकवाइज। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर फिर से हम वही करते हैं कि विंड्स को अब यहां पर क्या करेंगे? लेफ्ट साइड मोड़ेंगे। लेफ्ट साइड क्यों मोड़ेंगे? फेरेल्स लॉ कहता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में विंड अपने लेफ्ट साइड मुड़ती है, किधर? ऑरिजिन पॉइंट से। ठीक है, डायरेक्शन किस तरीके से बन रही है? इस तरीके से बन रही है। तो क्या है ये? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करते हैं एंटी साइक्लोन की डायरेक्शन की तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इसको अगर हम ग्रीन वाले को रब कर दें तो ज्यादा क्लियर आपको नजर आएगा इसमें। अब देखिए, दिख रहा है यहां पर क्या था? प्रेशर सब कन्वर्जिंग थी, तो यहां पर हम ठीक से फॉर्म नहीं कर पा रहे थे। यहां से आप इजीली डिपिक्ट कर सकते हैं। और इन दोनों का अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो जो साइक्लोन की नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन होगी
वही एंटी साइक्लोन की सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, डायरेक्शन होगी। चेक कर लीजिए, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ बना, एंटी साइक्लोन का सदर्न हेमिस्फीयर में। और अगर हमारा साइक्लोन का डायरेक्शन जो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा वही एंटी साइक्लोन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। ये किसका इफेक्ट देखा हमने अभी, किसका इफेक्ट देखा, ये कोरियोलिस इफेक्ट किसके ऊपर देखा हमने, साइक्लोन के ऊपर और एंटी साइक्लोन के ऊपर। तो दोनों समझ में आ गया कि साइक्लोन क्या है। पहली बात तो लो प्रेशर सिस्टम है और विंड यहां पर कैसी है, कन्वर्ज कर रही हैं। अब वो कन्वर्ज करेंगी बट वो अपनी डायरेक्शन पे सारी की सारी आ नहीं पाएंगी बिकॉज कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट देखा हमने कि साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट एंटी साइक्लोन के लिए रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज किसमें होगा, यहां सदर्न हेमिस्फीयर में होगा और क्लॉकवाइज कहां हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इतना क्लियर हो गया, किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन, देख लीजिए अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, पूछ सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है इसमें। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं इसकी। ये कौन सा पॉइंट था, अभी दो पॉइंट्स हैं, ये बेसिक्स हैं किसके, साइक्लोन्स के, चाहे वो टेम्परेट हो या ट्रॉपिकल हो, दोनों में ये सारे बेसिक्स लगेंगे। तीसरा पॉइंट है क्लोज्ड आइसोबार। आइसोबार याद है, क्या होते थे आइसोबार, आइसोबार इज अ लाइन विच जॉइंस द एरियाज ऑफ इक्वल प्रेशर। तो साइक्लोन के अंदर कैसे आइसोबार्स होंगे, क्लोज्ड आइसोबार होंगे। क्या होंगे, क्लोज्ड आइसोबार। तो क्लोज्ड आइसोबार का मतलब जो आइसोबार हम देख रहे थे, जैसे हम कह रहे थे यहाँ पर 1012 मिलीबार इस तरीके से अगर प्रेशर है ये, और यहां पर हम कह दें कि 992 मिलीबार प्रेशर है, इधर 992 मिलीबार प्रेशर है, ठीक है। तो आइसोबार कैसे फॉर्म होता था, ये अगर ये सिंगल लाइन जोड़ेगी, इन इक्वल प्लेसेस को जोड़ेगी, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोबार। यहां पर भी इस तरीके से एक लाइन फॉर्म होगी, तो इसको हम क्या कह रहे होंगे, आइसोबार। और विंड की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से यहां होगी। विंड की डायरेक्शन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये तो पढ़ा है ना, या प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहां से कहां लगेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमने कहा भी था परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ही विंड परपेंडिकुलर होता है किसके, आइसोबार के। बट होने कौन नहीं देता, कोरियोलिस फोर्स, उसको परपेंडिकुलर रहने नहीं देगा, सिर्फ कहां पर होगा, इक्वेटर पे, बिकॉज इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, वहां परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेसिक हमने जो देखा था उसके हिसाब से चलते हैं कि ये अगर लो प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर मींस ऑल द विंड्स आर कन्वर्जिंग एट दिस प्लेस, इस तरीके से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ऐसे ही कन्वर्ज कर रही होगी। तो अगर हम इसका क्या बनाना चाहें, आइसोबार, तो आइसोबार क्या होता है, विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो इसका आइसोबार कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। यहां पर अभी देख रहे थे ना, ये आइसोबार अगर था तो विंड कैसे जा रही थी, ऐसे। तो विंड अगर ऐसे मूव कर रही है तो आइसोबार कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना इसके ऊपर। तभी तो प्रेशर का डिफरेंस आएगा कि इधर हाई प्रेशर होगा, इधर लो, तभी विंड इधर से इधर मूव कर रही है। तो इसी तरीके से यहां भी हम क्या करेंगे, आइसोबार्स बनाएंगे, आइसोबार्स बनाएंगे। ये सब आइसोबार्स हैं, ठीक है, आइसोबार्स। अब ये आइसोबार्स अगर हैं तो यहां पर क्या विंड नहीं होगी, यहां भी तो विंड होगी। ये पूरा रीजन विंड से क्या होगा, फिल्ड होगा ना, तो उसमें भी तो आइसोबार्स होंगे। तो जब हम सारे आइसोबार्स को जोड़ेंगे तो बेटा ये कुछ सर्कुलर पैटर्न फॉर्म नहीं कर लेगा, ऐसे ऐसे फॉर्म नहीं कर लेगा। तो ये आइसोबार क्या हो गया, ये क्लोज नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हमने बोला कि साइक्लोन में क्या होगा, क्लोज्ड आइसोबार्स होंगे।
एक होता है क्लोज्ड आइसोबार, मींस आइसोबार क्या है, बंद है। अगर इसमें से डी हटा दे कोई, कह दे क्लोज आइसोबार, उसके दो मतलब हो जाएंगे, या तो बंद भी हो सकता है या फिर क्या हो कि आइसोबार इस तरीके से। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब क्लोज आइसोबार कह दिया तो हो सकता है कि इसका मतलब ये भी तो समझ सकता है कोई इस तरीके से, ये 1012 मिलीबार का है और ये 992 मिलीबार का है, तो ये दोनों दूर है ना, इसके कंपैरिजन में ये क्लोज है ना, ये भी तो समझ सकता है कोई। तो ये क्लोज आइसोबार है, ये दूर दूर है। तो यहां पर अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या है, बहुत दूर जाके प्रेशर का डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन यहां पर दोनों आइसोबार क्या है, क्लोज हैं, तो डिफरेंस बहुत ही छोटे एरिया में मिल जाएगा। यानी यहां विंड की स्पीड क्या होने वाली है, इसमें तेज होने वाली है, क्योंकि बहुत कम एरिया में बार बार प्रेशर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पर प्रेशर बहुत बड़े रीजन में जाके चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्पीड थोड़ी इसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं, वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो क्लोज आइसोबार का मतलब ये भी होता है क्या, कि स्पीड वहां पर विंड की क्या होगी, तेज होगी, ज्यादा होगी, विंड वहां पर फास्ट मूव करेगी। इसीलिए याद होगा कि साइक्लोन्स में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। जैसे अगर मैं यहां आपको दिखा सकूं, इसमें कुछ ऐसा है ना, बहुत तेज आंधी तूफान बारिश आ रही है, तो आपने न्यूज में देखा होगा कि न्यूज रिपोर्टर के साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन, हम साइक्लोन की तरफ जा रहे हैं और साइक्लोन हमारी तरफ जा रहा है, अरे 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 मेरा कैमरामैन किधर गया, क्या गायब, तो उसे नजर ही नहीं आया। क्यों, साइक्लोन के साथ इतनी तेज विंड्स होती हैं कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तक वहां पर क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो देखिएगा कभी वो जो जाके रिपोर्टिंग करते हैं, फ्लडिंग आ जाती है तो वो खुद डूब जाते हैं, भले ही पानी वहां ज्यादा ना हो, ऐसा लग रहा होता है कि बस ये गए। तो ऐसे साइक्लोन्स में होता है, बहुत दूर से कर रहे होंगे रिपोर्टिंग और फिर दिखाएंगे कि ये देखो बहुत तेज हवाएं चल रही है, फिर थोड़ी देर बाद उनको अपना कैमरामैन ही नजर नहीं आ रहा होता है, वो रिपोर्टिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की चीजें आपने देखी होगी अक्सर। तो समझ में आया। तो अगर क्लोज आइसोबार इट मींस स्पीड क्या होगी, ज्यादा। अगर मैं यहां पर स्लोप बनाने को कहूं, अगर आप इसका स्लोप इस तरीके से बनाते हैं ये, और इसका स्लोप बनाने को कह दूं तो आप कुछ ऐसे स्लोप बना देंगे। अब बताइए, अगर पानी का यहां फ्लो कराना चाहूं, इसमें तेज पानी फ्लो करेगा, यहां तेज फ्लो करेगा, इसमें कर जाएगा ना, क्योंकि आपको क्या है, स्टीप स्लोप मिल रहा है, उतना स्टीप स्लोप यहां नहीं मिला, क्या है, जेंटल। तो जेंटल स्लोप है, तो यहां पर विंड भी क्या होगा, यहां प्रेशर का डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा एरिया में जाके मिल रहा है, तो स्लोप उतना स्टीप नहीं बना, तो क्या होगा, विंड की स्पीड क्या होगी, कम होगी इसके कंपैरिजन में। इतनी बात क्लियर है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास, 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर साइक्लोन कहां बन रहा है हमारा, ट्रॉपिकल रीजन में, अगर साइक्लोन हमारा कहां है, ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो ट्रॉपिकल रीजन में कौन सी विंड्स चलती हैं, कौन सी विंड्स, ईस्टर्ली वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, तो यहां पर ईस्टर्ली विंड्स चलेंगी, और ईस्टर्ली विंड्स चलेंगी ईस्टर्ली विंड्स चलेंगी। तो ईस्टर्ली विंड्स चलने का मतलब विंड्स इधर से इधर चल रही हैं, तो सारा का सारा यहां पर जितना भी एयर मास है वो इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, लाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर ये क्या है, आपको याद है कि हमने जब डेजर्ट बता रहे थे तो उसमें बताया था कि इधर क्या होता है, वार्म वाटर होता है, वार्म वाटर होता है। अब ये विंड्स इधर आ रही है, इसको तो मॉइस्चर मिल जाएगा और लो प्रेशर भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वार्म वाटर है। वार्म वाटर और कोल्ड वाटर में अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो वार्म वाटर का प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अब लो प्रेशर होगा, यहां पर क्लाउडी स्काई हो सकता है, और यहां पर क्या कर देगा, वो रेनफॉल। यानी ईस्टर्ली विंड्स, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन है हमारे, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा इंपैक्ट डालेंगे हमारे किधर, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसलिए सुना होगा कि बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, बिकॉज बंगाल ये है, ये वाला रीजन
आप इस वाले रीजन में देखें तो इधर से विंड आ रही है ना, तो सारे के सारे साइक्लोन इस पोर्शन में आएंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि साइक्लोन इधर नहीं आ सकता, साइक्लोन इधर भी आएगा। वो कब आएगा अभी हम बताएंगे। तो यहां पर साइक्लोन सबसे ज्यादा होगा। फिर अगर इसमें अरेबियन सी में बात करें तो ये ओमान वाले रीजन में यहां पर साइक्लोन यानी ईस्टर्न मार्जिन पे, और इधर की बात करें तो इसके ईस्टर्न मार्जिन पे यहां पर इंपैक्ट डालेंगे। ये सारे ईस्टर्न मार्जिन पे क्या हो जाएंगे, साइक्लोन्स आएंगे। वेस्टर्न मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं डालेगा। किसके वेस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंट के। बट अगर मैं पूछूं कि ये तो बताया हमने ईस्टर्ली की वजह से इंपैक्ट कहां हो रहा है, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। बट अगर ओशियन के टर्म्स में बोलूं तो ओशियन का ये कौन सा पार्ट है, वेस्ट या ईस्ट। अगर यहां पर ये बात करें, ये है हमारे पास बे ऑफ बंगाल, तो ये ईस्ट पार्ट होगा ना, ये वेस्ट पार्ट होगा ना बे ऑफ बंगाल का। तो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशियन पे इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, ओशियन। समझ में आ गई बात। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन अपना इंपैक्ट, चूंकि ईस्टर्ली विंड्स फ्लो कर रही हैं, तो ईस्टर्ली विंड्स की वजह से वो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट पर अपना इंपैक्ट दिखाएंगी। यानी रेनफॉल, बारिश जो भी होना होगा, आंधी तूफान जितना भी होगा, सबका सब ईस्टर्न मार्जिन वाले ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। और अगर हम ओशियन के टर्म्स में बोलें तो वो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ दी ओशियन पे इंपैक्ट डालेगा। लेकिन आप याद करिए, ये तो हो गया हमारा क्या, ट्रॉपिकल रीजन। तो अगर ये कहां है, साइक्लोन फॉर्म हो गया कहां पर, टेम्परेट रीजन पे, टेम्परेट रीजन। अब टेम्परेट रीजन अगर है तो टेम्परेट रीजन में कौन सी विंड्स चलती हैं भाई, वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं। अब वेस्टर्ली विंड्स आप देखें तो वेस्टर्ली चल रही होंगी तो इधर जाएगा सब, तो ये सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे इंपैक्ट अपना दिखाएगा। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट और ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशियन। बात समझ में आ रही, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो ये दो चीजें इसमें समझने की जरूरत थी कि अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो हमारी ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वहां पर, और ईस्टर्ली विंड्स हमेशा इंपैक्ट डालेंगी हमारी किसमें, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ दी कॉन्टिनेंट पे और वेस्टर्न मार्जिन ऑफ दी ओशियन पे। बट अगर टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म हो रहे हैं तो क्या होगा कि वो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ दी कॉन्टिनेंट पे इंपैक्ट डालेंगे और ईस्टर्न मार्जिन ऑफ दी ओशियन पे इंपैक्ट डालेंगे। इसलिए देखें कि इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वो क्या होते हैं, साउथ वाले पोर्शन में आते हैं। बिकॉज साउथ वाला जो इंडिया का पोर्शन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है, मींस वो ट्रॉपिकल रीजन में है। और इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन का असर दिखता है हमें विंटर सीजन में। बिकॉज इंडिया में फॉर्म तो नहीं होता साइक्लोन, बट फॉर्म कहां होता है, यूरोप वाले रीजन में। यही है ना वो रीजन। यहां पर क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा किसका, वार्म और कोल्ड फ्रंट्स का। वार्म और कोल्ड फ्रंट्स अगर क्या करेंगे, आपस में मर्ज होंगे, वार्म और कोल्ड एयर मास जो है आपस में टकराएंगे, तो वहां पर क्या होगा, साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी और उसको हम बोल रहे होंगे टेम्परेट साइक्लोन। और वहां पर वेस्टर्ली चल रही है, तो इस पोर्शन में हमारे क्या होगा, मेडिटेरेनियन सी के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। यहां पर साइक्लोन होंगे टेम्परेट, और टेम्परेट साइक्लोन को ही क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और चूंकि वेस्टर्ली विंड चल रही होती हैं तो यहां से ये या हमारे नॉर्थ वाले इंडिया में क्या होता है कि वो हवाएं आती हैं और विंटर में हमें क्या देखने को मिलती है, बारिश। तो विंटर रेनफॉल इज दी रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फॉर्म्ड इन दी मेडिटेरेनियन रीजन ऑफ यूरोप। या फिर हम कहेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन का हमें इंपैक्ट दिखता है नॉर्थ इंडिया में, कब, विंटर सीजन में कि बारिश होती है। अभी 2-4 दिन पहले भी क्या हुई थी, बारिश हुई थी। वो क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर हम देख सकते हैं इंडिया में, नॉर्थ में। और साउथ में जो देखेंगे वो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखेंगे। क्लियर हो गई बात। तो अब तक हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट के
साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं कि साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर सिस्टम है। फिर दूसरा कि यहां पर कन्वर्जिंग विंड्स होंगी, और ये लो प्रेशर कहां पर होगा, सेंटर ऑफ दी साइक्लोन में होगा। सेंटर ऑफ दी साइक्लोन पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक। फिर थर्ड हमने क्या देखा था, क्लोज्ड आइसोबार होंगे, क्लोज्ड आइसोबार होंगे। ठीक। और फोर्थ देखा था हमने कि अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ये कहां डालेगा हमारा, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे इंपैक्ट दिखाएगा, और ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन पे ये इंपैक्ट दिखाएगा। और अगर यही टेम्परेट साइक्लोन बन गया हमारा, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन पे इंपैक्ट दिखाएगा। और टेम्परेट साइक्लोन बना तो ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पे और ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा हमें, किसका, टेम्परेट साइक्लोन का। ठीक है। और फिर हमने देखा एक पांचवा पॉइंट कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से अगर साइक्लोन हमारा है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो नदर्न हेमिस्फीयर में अगर है तो डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब अगर हम एंटी साइक्लोन को देखना चाहें, हाई प्रेशर सिस्टम, डाइवर्जिंग विंड्स, वहां पर हमारा ये वाला तो हो गई नहीं पोर्शन, बिकॉज वहां पर हमारे पास क्लाउड्स फॉर्म नहीं हो पा रहे। क्लाउड्स फॉर्म नहीं होगा तो रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ड्राई रीजन्स रहेंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि डिजर्ट क्या है, हाई प्रेशर सिस्टम का रिजल्ट है, इसलिए वहां पर बारिश नहीं होती है, रेनफॉल नहीं होती है। और हमने वहां पर कई सारे कॉन्सेप्ट भी देखे थे कि ईस्टर्ली विंड्स की वजह से वो वेस्टर्न मार्जिन पे नजर आता है, और वेस्टर्ली विंड की वजह से हमें किधर, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे नजर आएगा डेजर्ट। दूसरी बात, वहां पर हाई प्रेशर सिस्टम होता है, क्लियर स्काईज होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर वहां पर ज्यादा होता है, बट क्लाउड्स फॉर्म नहीं हो पाते हैं, बिकॉज एयर इज सिंकिंग एट दैट प्लेस। ये सारी चीजें हमने देखी। तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ क्या था, साइक्लोन्स था। अब हमको क्या करना है, साइक्लोन्स यहां से पढ़ना है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेट साइक्लोन, फिर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है हमें। अब वो सारी चीजें कि जितनी हमें रिक्वायर्ड चीजें थी टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, वो अब तक हम सब जमा कर चुके हैं। अब उन सारी चीजों को क्या करना है, अप्लाई करना है, और हमको क्या करना है, साइक्लोन्स को फॉर्म कर देना है, और साइक्लोन फॉर्म करके क्या कर देना है, तबाही मचा देनी है। ठीक है। तो वो तबाही हम देखेंगे आगे की क्लास में। तो अभी तक यहाँ पर इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को आज के टॉपिक में, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि अगर आपका 3 सेकंड के लिए भी ध्यान इधर उधर गया तो पूरा साइक्लोन आके चला जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कब आया था साइक्लोन और कब निकल गया। ठीक है। अब हमारा लिंक नहीं टूटना चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या देखा कि एयर मास का कॉन्सेप्ट देखा कि एयर मास, और एयर मास के बाद हमने इसमें इसके टाइप्स देखे। टाइप्स देखने के बाद हमने इसको क्या कराया, कन्वर्ज कराया, और कन्वर्ज कराने के बाद जो बना उसको हमने बोला फ्रंट्स, यानी फ्रंटोजेनेसिस हमने यहां पर देखा। और फिर उसके बाद हमने फ्रंटोलाइसिस भी देखा, फ्रंटोलाइसिस। और इसके बाद हम रुक गए, क्यों कि ये हमारा था बेस, और ये बेस क्रिएट कर रहा था किसके लिए, हमारा टेम्परेट साइक्लोन के लिए, टेम्परेट साइक्लोन के। और साइक्लोन की बेसिक कंडीशंस हम लोग पढ़ चुके हैं
कि साइक्लोन क्या होता है कि एक सर्कुलर विंड पैटर्न होता है। अब तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब टेम्परेट साइक्लोन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो टेम्परेट साइक्लोन आप इसमें देखें तो यहाँ पर आपको पता है कि इस रीजन के अंदर जो हमारा 60 डिग्री नॉर्थ है या फिर 60 डिग्री साउथ है, तो टेम्परेट रीजन कहलाता है उसके ऊपर वाला और इसके 60 डिग्री साउथ के नीचे वाला। तो टेम्परेट रीजन में हमारा टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होगा। तो अब हमें पता है कि इस जगह पर हमारी क्या चलती है, 60 डिग्री से नीचे इस तरीके से विंड वेस्टर्ली विंड्स चलती है और ऊपर की तरफ से ईस्टर्ली विंड्स हमारी आती है पोलर एरिया की तरफ से। तो आप यहां पर देखें ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री के ऊपर जो है हमारे यहाँ पर ईस्टर्ली फॉर्म हो रही है, यहाँ वेस्टर्ली। तो यहाँ पर जो एयर मास है ये ईस्टर्ली इधर के एयर मास को इस वाली टेरिटरी में लाने की कोशिश करेगी और यहाँ पर जो ये हमारी वेस्टर्ली मूव कर रही है, वेस्टर्ली विंड फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर जो हमारे वार्म एयर मास होंगे, वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। यानी वार्म एयर मास को इसकी टेरिटरी में और ये कोल्ड एयर मास को इसकी टेरिटरी में लाने की कोशिश करेंगे। कौन से? ईस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड्स। तो अगर हम देखें कि अगर यहां पर कोई छात्र खड़ा है इस तरीके से, तो अगर ये खड़ा है तो इसको क्या लगेगा कि ये कोल्ड एयर जो है एक्टिव है, कोल्ड एयर एक्टिव है। और यहां पर अगर कोई छात्र खड़ा है तो यहां से अगर ये विंड मूव करके जाएगी उसकी टेरिटरी में, तो इसको लगेगा कि वार्म एयर एक्टिव है, वार्म एयर एक्टिव है। तो अब याद करिए कि अगर कोल्ड एयर एक्टिव होती थी तो क्या बनता था हमारा? कोल्ड एयर मास। और वार्म एयर एक्टिव होती थी तो हमारा क्या बनता था? वार्म फ्रंट। यानी वार्म फ्रंट का जनरेशन होगा इधर। तो एक ही वक्त में क्या होगा कि यहां पर इधर हमारा वार्म फ्रंट जनरेट होगा और इधर कोल्ड फ्रंट जनरेट होने लगेगा। तो इसको एक बार और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि ऊपर कोल्ड एयर मास है, कोल्ड एयर मास है और नीचे हमारे पास ये वार्म एयर मास, वार्म एयर मास। और फिर यहां से जो वेस्टर्ली विंड्स है ये इसकी टेरिटरी में इसको ले जाने की कोशिश करेगा, ये इसकी टेरिटरी में ले जाने की कोशिश करेगा। और एक बात और ध्यान रखनी है हमारे यहां पर कि यहां पर जो हमारी क्या चल रही है, ईस्टर्ली इस तरीके से, और यहां पर हमारी इधर से वेस्टर्ली चल रही है। तो क्या ये स्ट्रेट जा पाएंगी? नहीं, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स लग रहा है। तो कोरियोलिस फोर्स इनके डायरेक्शन को क्या कर देगा? इसको इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देगा ये, और इसको भी यहां से इस तरीके से रोटेट करेगा। तो रोटेशन आ जाएगा, यानी ये जो है बिल्कुल सीधी नहीं आ पाएगी बल्कि रोटेट करेंगी। तो अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें तो ये देखें कि यहां पर स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास कोल्ड एयर मास था, इधर वार्म एयर मास था। तो ये बिल्कुल स्टेशनरी फ्रंट, अभी कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। बट जैसे ही कोल्ड एयर इस वाले रीजन में वार्म एयर की टेरिटरी में आने की कोशिश करेगा तो कोल्ड एयर इधर एक्टिव है और फिर ये इधर वाली टेरिटरी में जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर हमारा जनरेशन होगा किसका? कोल्ड फ्रंट का। और यहां पर किसका जनरेशन होगा? वार्म फ्रंट का। तो आप इस वाले डायग्राम में देखें तो ये इस तरीके से नजर आ रहा है, ये जो सिंबल है ट्राइंगल्स, तो ये हमारा कोल्ड फ्रंट का, कोल्ड फ्रंट को हम इससे दिखाते हैं। और इस साइड आपको आप देखेंगे तो ये सेमी सर्कुलर पैटर्न्स नजर आएंगे, इसको हम कहते हैं वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट। तो एक ही टाइम पे एक तरफ हमारा क्या हो रहा है? कोल्ड फ्रंट, और एक तरफ हो रहा है हमारे पास वार्म फ्रंट। अब याद करिए पिछली क्लास को जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये बताया था कि एयर चाहे कोई सी भी एक्टिव हो, चाहे हमारे पास वार्म एयर एक्टिव है या कोल्ड एयर एक्टिव है, वार्म एयर मास एक्टिव है या कोल्ड एयर मास एक्टिव है, हमेशा राइज कौन सी एयर करेगी? वार्म एयर राइज करेगी। अब देखें यहां पर क्या है, वार्म एयर हमारे पास एक्टिव है, तो वार्म एयर एक्टिव होने की वजह से वार्म फ्रंट बना, और यहां पर कोल्ड एयर एक्टिव है तो कोल्ड एयर एक्टिव होने की वजह से कौन सा फ्रंट बना? कोल्ड फ्रंट। और इसमें जो क्लाउड्स बन रहे थे क्यूमुलोनिम्बस, और यहां पर हमारे जो क्लाउड्स बन रहे थे वो निम्बो स्ट्रेटस बन रहे थे। तो वो आप यहां पर
इजीली हम देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में कि यहां पर क्या होगा कि इस पोर्शन पे चूंकि कोल्ड फ्रंट बन रहा है तो यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे और इधर निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बनेंगे। तो इस तरीके से अब आप इसको अगर हम समझना चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस है, ये हमने मान लिया, ये हम 2 पेन से दिखाते हैं। ये आपकी तरफ वाला जो टेरिटरी नजर आ रहा है इधर वाला, ये हमारे पास वार्म एयर है, एयर मास है, और इधर कोल्ड एयर मास है। तो क्या करेगा कि ये कोल्ड एयर एक्टिव है, वार्म एयर वहीं रहेगी, तो ये धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा और मूव करते करते क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आएगा और यहां से सारा का सारा वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगा और क्लाउड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और एट लास्ट फिर ये इसको बिल्कुल ओवरटेक कर लेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस डायग्राम में इनिशियली हमारे पास कोल्ड एयर मास था, वार्म एयर मास था, फिर इनका मूवमेंट शुरू हुआ। कोल्ड एयर मास हमारा वार्म की टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है, वार्म कोल्ड की टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे ही यहाँ पर इन दोनों का क्या होता है, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास का टकराव होता है आपस में, तो फ्रंट का जनरेशन होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर कोल्ड एयर मास एक्टिव है तो यहाँ पर कोल्ड फ्रंट जनरेट होगा, यहाँ वार्म एयर एक्टिव है तो वार्म एयर यहां पर वार्म फ्रंट जनरेट हो जाएगा और यहां पर हमारे निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड बनेंगे और यहां क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे। देन धीरे धीरे क्या होगा कि यहां की एयर राइज कर रही है, क्योंकि वार्म एयर हमेशा राइज करेगी, चाहे कोल्ड फ्रंट बने या वार्म फ्रंट, दोनों केस में क्या है, वार्म एयर राइज करेगी। वार्म एयर जब राइज करेगी तो यहां की जगह खाली होगी, तो ये धीरे 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 कोल्ड फ्रंट जो बन रहा है हमारा, ये आगे की तरफ मूव करेगा और आगे की तरफ मूव करते करते कुछ ऐसा बना लेगा और यहां पर हमारा ऑक्लूजन हो जाएगा, दोनों फ्रंट्स आपस में जुड़ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्लूडेड फ्रंट। और ऑक्लूडेड फ्रंट का सिंबल जो होता है कैसे बनाते हैं, एक हमारे पास ये ट्राइंगल होगा, बीच में सेमी सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सेमी सर्कल। तो इस तरीके से यह हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाता है, ऑक्लूडेड फ्रंट। तो ऑक्लूडेड फ्रंट कब बनेगा, जब व्हेन कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स द वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट को पूरा का पूरा ओवरटेक कर लेगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये कंप्लीट हमारा ऑक्लूजन हो रहा है और धीरे धीरे फिर क्या होगा कि यहां से सारी की सारी वार्म एयर खत्म हो गई, नीचे के नीचे पूरे एरिया में कोल्ड एयर बचेगी और कोल्ड एयर बचेगी तो अब सिंगल क्या है हमारे पास, कोल्ड एयर बची है, तो अब दोबारा फ्रंट का जनरेशन नहीं होगा, यानी फ्रंट्स खत्म हो जाएंगे, तो फ्रंट का डिसअपियरेंस हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम फ्रंटोलाइसिस। द प्रोसेस ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोलाइसिस। तो ये हमारा इस तरीके से, अब कहेंगे कि साइक्लोन इसमें कहां बना, तो साइक्लोन देख लें कि जहां पर फ्रंट्स बनना शुरू हो गए वहां पर साइक्लोन का डेवलपमेंट हो गया और ये हमारा क्या है, मैच्योर स्टेज ऑफ साइक्लोन है और धीरे धीरे साइक्लोन और बढ़ता चला गया और फिर ये धीरे धीरे हमारा खत्म हो गया। अभी इसको नहीं देखना है, इसको अगर हम देखें, ये 3D डायग्राम था, इसको अगर हम 2D में देखने की कोशिश करें तो कुछ इस टाइप से नजर आएगा। ये डायग्राम इधर देखिए, ये कोल्ड एयर है हमारे पास, इधर कोल्ड एयर एक्टिव है और इधर वार्म एयर एक्टिव है, तो ये हमारे इसकी टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर क्या बना है, हमारा कोल्ड फ्रंट बना है और ये यहां पर वार्म फ्रंट बना है। तो वार्म फ्रंट को हमने क्या है, सेमी सर्कल से दिखाया है और कोल्ड फ्रंट को हमने ट्रायंगुलर वेजेस से दिखाया है। तो यहां पर ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये वार्म एयर यहां से ऊपर की तरफ उठती चलेगी और ये धीरे धीरे मूव करता चलेगा और फिर क्या आएगा कि सारा का सारा वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज कर गया और ये कोल्ड फ्रंट पूरा ओवरटेक कर लेगा इसको, तो हम क्या बोल देंगे उसको, ऑक्लूडेड फ्रंट जनरेट हो गया। अब इसमें एक और चीज गौर करने वाली है, क्या हमने यहां पर देखा था इसके अंदर कि कोई भी एयर एक्टिव हो लेकिन हमेशा रेनफॉल जो होती थी वो कोल्ड एयर पे होती थी। तो यहां पर भी आप देखेंगे तो जिस साइड हमारा कोल्ड एरिया है उसी तरफ बारिश हो रही है, ये वाला एरिया देखें आप, और यहां पर आप देखें कि यहां पर थिकनेस ज्यादा है, यहां पर थिकनेस कम है। याद करिए कि वार्म फ्रंट में क्या होता था, एरिया कवरेज ज्यादा होता था, बिकॉज रेशियो कितना था, 1:400 और वार्म फ्रंट में हमारा ये था और कोल्ड फ्रंट में जो था हमारा कितना था, 1:50 का रेशियो था, बिकॉज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहां पर फॉर्म हो रहे थे और बारिश बहुत तेज होगी लेकिन थोड़े से एरिया में होगी, ज्यादा एरिया कवर नहीं हो पाएगा। बट इसकी अगर हम बात करेंगे जहां पर वार्म फ्रंट बन रहा है तो वहां पर बहुत बड़े एरिया में क्या होगी, बारिश होगी, एरिया कवरेज ज्यादा होगा, इसलिए आपको दिखेगा यहां पर थिकनेस ज्यादा है, यहां पर हमारी थिकनेस कम है। अगर इसको हम अर्थ के सरफेस पे देखना चाहें तो अगर
ये देखें, ये क्या है हमारा यूएस। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर कोल्ड एयर है, यहां वार्म एयर है, इधर की तरफ कोल्ड फ्रंट बना, इधर की तरफ वार्म फ्रंट बना। अब ये धीरे धीरे मूव करता जाएगा और 6-7 दिन में यहां तक पहुंचेगा और फिर धीरे धीरे ये साइक्लोन हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन है। ये हमारे स्टेजेस हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और फिर सिक्स्थ स्टेज में साइक्लोन हमारा डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप इसको देखिए, ये 3D में देख सकते हैं कि ये हमारा कोल्ड फ्रंट बना और ये हमारा वार्म फ्रंट बना। तो ये कोल्ड फ्रंट इधर की तरफ मूव कर रहा है, वार्म फ्रंट बहुत तेजी के साथ मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह रहेगा। ये मूव करते करते धीरे धीरे यहां पर क्या होगा कि ये डिस्टेंस खत्म हो जाएगी और यहां पर ऑक्लूजन हो जाएगा, ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाएगा। अब यहां पर एरिया देख सकते हैं आप, 1600 किलोमीटर एरिया कवरेज बहुत ज्यादा है। यहां पर क्या है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है और यहां पर क्या है, निम्बो स्टेटस क्लाउड है। तो ये हमारा पूरा एरिया कवरेज है। तो इस तरीके से अगर कोई इस साइड खड़ा है हमारा और वो देख रहा है कि भाई यहां से हमारा साइक्लोन बनता हुआ आ रहा है, तो उसको सबसे पहले इधर जो है क्लाउड्स नजर आएंगे और फिर धीरे धीरे बारिश होगी और लंबे वक्त के लिए होगी। फिर बीच में थोड़ा सा एरिया ऐसा आएगा जहां पर बिल्कुल भी हमारे पास खुला हुआ मौसम हो जाएगा, लेकिन हम समझ रहे होंगे कि साइक्लोन खत्म हो चुका, नहीं, बल्कि अभी कोल्ड फ्रंट इधर से आना बाकी है और यहां पर क्या बन रहा होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और बहुत ज्यादा तेज बारिश होना शुरू हो जाएगी इस एरिया में। फिर ये धीरे धीरे क्या है, 6-7 दिन में, इसको टाइम लगता है मूव करने में, तो ये रुक नहीं रहा बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। अब इसको हम फर्दर देखना चाहें तो ये हमारा कोल्ड फ्रंट था और ये हमारा वार्म फ्रंट था और बीच में वार्म एयर है, इधर कोल्ड एयर है। तो अब धीरे धीरे ये इधर की तरफ मूव करेगा और इधर की तरफ मूव करेगा तो धीरे धीरे आके यहां पर जो है ज्वाइन हो जाएगा और ज्वाइन होने के बाद क्या होगा कि ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाएगा। यहां पर कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट का ऑक्लूजन हो जाएगा और कोल्ड एयर जो है पूरा का पूरा रिप्लेस कर देगी वहां के वार्म एयर को। तो यहां पर ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाएगा और इस तरीके से पहले यहां पर क्यूमुलोनिम्बस बना था और इधर हमारे पास निम्बो स्टेटस क्लाउड बन रहा था। जैसे जैसे मूव करके आया अब ये क्लाउड मिल गए और यहाँ पर आपको ये बड़ा रीजन दिखा और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कम बारिश होगी, यहाँ ज्यादा बारिश होगी। फिर ये पूरा एरिया कवरेज ज्यादा है किसमें, हमारे पास जिधर वार्म फ्रंट बन रहा है, बिकॉज कि 1 किलोमीटर अगर हमारे पास एयर राइज कर रही है तो वो 400 किलोमीटर का कवरेज लेगी और वहीं कोल्ड में जो रेशियो होता है 1:50 या फिर 1:100 होता है, यानी 1 किलोमीटर अगर एयर राइज कर रही है तो वो 50 किलोमीटर कवर करेगी रेनफॉल से। तो ये हमारा पूरे स्टेजेस हैं। तो इसको हमारे पास अगर हम इसको कॉपी में बनाने बैठे तो 3D डायग्राम्स हम बना नहीं पाते हैं, तो हमें क्या करना होता है इसमें कि इसको हम 2D में बनाते हैं। तो ये देखें स्टार्टिंग में, तो पहले हमारे पास ये कोल्ड एयर है, इधर वार्म एयर है, दोनों अपने एक रीजन में मौजूद है। तो यहां पर स्टेशनरी फ्रंट है। फिर उसके बाद ये वाला कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, इस वार्म एयर को इसकी टेरिटरी में ले जाएगा और कोल्ड एयर को इसकी टेरिटरी में लाएगा और यहां पर क्या होगा कि फ्रंट्स धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे और यहां पर फ्रंट का जनरेशन होगा जो कि मैच्योर स्टेज ऑफ साइक्लोन यहां बनना शुरू हो जाएगी। यहां पर कोल्ड फ्रंट बन जाएगा, इधर की तरफ वार्म फ्रंट हमारा जनरेट होगा। फिर धीरे धीरे ये ऑक्लूजन बढ़ता जाएगा, तो यहां ऑक्लूजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो वार्म एयर थी उसकी प्लेस लेना शुरू कर दिया है कोल्ड एयर ने और धीरे धीरे यहां पर देखेंगे हम कि 5th स्टेज में हमारा पूरा ऑक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा और फिर नीचे बिल्कुल ग्राउंड पे हमारे पास कोल्ड एयर बचेगी, बिकॉज सारी की सारी वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठकर चली गई है। तो अगर हम बात करें तो ये इसको देखें तो ये अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका। यहां पर देखिए कि स्टार्टिंग में वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास, स्टेशनरी फ्रंट था, तो ये था। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ये आगे की तरफ बढ़ा, तो यहां पर हमारा क्या हो गया, वार्म एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। फिर यहां पर क्या होगा कि इस पोर्शन पे कोल्ड फ्रंट जनरेट हो गया और यहां पर वार्म फ्रंट जनरेट हो गया। फिर ये और आगे जैसे ही बढ़े इस स्टेज में आने के बाद तो यहां पर फ्रंट का ऑक्लूजन हो गया, ऑक्लूडेड फ्रंट बन गया और ये ऑक्लूडेड फ्रंट और ज्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे वार्म एयर जो है सारी की सारी राइज कर गई और नीचे कोल्ड एयर बची। तो उस कोल्ड एयर आने की वजह से अब यहां पर फ्रंट डिसअपियर हो जाएंगे और इस तरीके से साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो साइक्लोन यहां से स्टार्ट हुआ और ये मूव करते करते यहां तक आया, तो उसको जो है
क्या हो सकता है 3-4 दिन 5 दिन लग सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास एरिया कितना था वो मूव करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि वो एक जगह नहीं रुक रहा बल्कि धीरे धीरे मूव कर रहा है। अगर हम बात करें तो इसी तरीके से ये अगर हमारा इस एरिया में बन जाए, यहां पर इस वाले इसमें देखें तो ये इस पोर्शन पे हमारा क्या बनता है, यहां पर होता है हमारा टेम्परेट साइक्लोन मेडिटेरेनियन सी के नजदीक, लेकिन ये धीरे धीरे मूव करता है बिकॉज यहां पर कौन सी विंड्स चल रही है, वेस्टर्लीज चल रही है। तो वेस्टर्लीज इसको मूव करा के 6-7 दिन में यहां पर पहुंचेगी। तो जैसे ही इंडिया के सरफेस पे पहुंचेगी यानी नॉर्थ इंडिया में हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन आता है। नॉर्थ इंडिया में पहली चीज के टेम्परेट साइक्लोन है, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेट साइक्लोन है। अब ये टेम्परेट साइक्लोन नॉर्थ इंडिया में पहुंच रहा है, लेकिन इसकी कौन सी स्टेज पहुंच रही है, ऑक्लूडेड स्टेज यहां पर पहुंच रही है। तो इसलिए हमें क्या होता है, यहां पर बारिश भी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ठंड के मौसम में हमको बारिश दिख रही है, लेकिन जब वो आता है तो वार्म फ्रंट जो है हमारा कहां पर होता है, पंजाब हरियाणा के ऊपर। तो उनको कैसे क्लाउड्स दिखते हैं, निम्बो स्ट्रेटस ये क्लाउड दिखेंगे। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड दिखेंगे और बिल्कुल बीच का सरफेस जो होगा यहां बारिश हो रही होगी। तो लोग देखते हैं कि विंटर में बारिश हो रही है। तो विंटर के अंदर जो रेनफॉल होती है, विंटर रेनफॉल, तो वो रेनफॉल किसकी वजह से होती है, उसको हम फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। और फ्रंटल रेनफॉल किसकी वजह से होती है, ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन की वजह से आती है। अब ये कहां से मूव करके आ रही है, वेस्ट से मूव करके आ रही है, तो इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं। तो ये है हमारा पूरा टेम्परेट साइक्लोन। तो हमने इसका मूवमेंट भी देख लिया। ये 6 स्टेजेस हमारी बन रही थी यहां पर। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और छठे में डिसअपियरेंस इसका शुरू हो जाएगा। फिर हमने इसको 2D में देखा कि यहां पर वेदर एसोसिएटेड भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इस साइड ज्यादा बारिश होगी, इस साइड कम होगी, बिकॉज थिकनेस इधर हो रही है ज्यादा और इधर कम है। क्यों, यहां पर थिकनेस ज्यादा है रेनफॉल की, आप देख सकते हैं कि वजह इसकी यह है कि यहां पर वार्म फ्रंट जनरेट हो रहा है। और वार्म फ्रंट में जो क्लाउड्स बनते हैं वो हमारे कैसे बनते हैं, स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, ये वाले सिरो स्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं। तो ये ज्यादा एरिया कवरेज करते हैं। और क्यूमुलोनिम्बस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो छोटे एरिया में बारिश करता है। फिर इसका हमने देखा कि मूवमेंट भी देखा हमने अमेरिका वगैरह में। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमने बताया था कि पहले इधर से अगर कोई खड़ा है तो वो ये वाला पोर्शन एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस करने के बाद धीरे धीरे ये पोर्शन भी एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन बीच में एक फेज आएगा जहां पर हमको मौसम साफ दिखेगा, बट इट डजंट मीन कि वहां पर साइक्लोन खत्म हो गया है। साइक्लोन जब ये वाला हिस्सा पूरा गुजर जाएगा उस वक्त हमारा साइक्लोन खत्म होगा। और फिर अगर हमें कॉपी पे बनाना होगा तो कॉपी पे हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आसान होता है बनाना, और 3D में बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम ये इजीली अपनी कॉपीज पर बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या था कि टेम्परेट साइक्लोन था। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि टेम्परेट साइक्लोन सिर्फ हमारे इंडिया में विंटर्स में ही क्यों आते हैं। तो याद करिए कि ये अगर हमारा 0 डिग्री है तो 0 डिग्री यानी इक्वेटर, यहां पर क्या जनरेट होगा, लो प्रेशर नॉर्मल डेज में। बट याद करिए कि विंटर्स में यही सन हमारा क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है, यानी 23 डिग्री हाफ साउथ पे होता है विंटर्स में। तो ये लो प्रेशर यहां ना बनके, चूंकि डायरेक्टली यहां पर ओवरहेड है सन, तो हमारा लो प्रेशर इस जगह बनता है। और इस जगह बनेगा तो ऊपर का हाई प्रेशर भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके ऊपर का लो नीचे की तरफ, फिर उसके ऊपर का हाई नीचे की तरफ, जिसकी वजह से इंडिया में हमें विंटर्स में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम समर्स में बात करें तो समर्स में यही लो प्रेशर कुछ ऊपर चल के बन रहा होगा, बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाके हमारे पास सन रेज जो है डायरेक्टली ओवरहेड है, तो लो प्रेशर यहां बन रहा है। और अगर यहां पर लो प्रेशर बन रहा है तो हाई प्रेशर भी ऊपर की तरफ चला जाएगा इस जगह पे। अब इंडिया यहां कहीं रह जाता है,
अगर हम बात करें इंडिया यहां कहीं रह जाता है, तो हाई प्रेशर ऊपर की तरफ रह गया, अब हवाएं इस तरफ मूव कर रही हैं तो वो नीचे की तरफ नहीं आ पाती है, इसीलिए जो है हमारा टेम्परेट साइक्लोन तो तब भी फॉर्म होता है बट वो हमारे इंडिया तक नहीं आ सकती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता है समर सीजन में टेम्परेट साइक्लोन, सिर्फ विंटर में मिलता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, विंटर में वेस्ट से हमारे पास मूव करके आ रही है, इसलिए उसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहां पर टेम्परेट साइक्लोन। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे ही हम नाम बोलेंगे तो एक पिक्चर जहन में आएगी कि ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन होगा जिसके अंदर ये फॉर्म हो रहा होगा, यानी ये साइक्लोन विद इन किसके बनेगा, विद इन ट्रॉपिकल रीजन बनेगा, ट्रॉपिकल रीजन, यानी ये हमारा जो 30 डिग्री नॉर्थ है और 30 डिग्री साउथ है, इसके बीच का जो एरिया है, इसके बीच में हमारा बन रहा होगा कौन सा साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा जो है नाम आता है तो बचपन से आपके जो है माइंड में एक ये वाला पैटर्न फॉर्म हो, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की पिक्चर है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरीके की इमेज हमारे जहन में आती है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं कि अगर वो बेसिक हमने कंप्लीट कर लिए तो इसका मतलब हम रेडी हो जाएंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम उन बेसिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स, जैसे ही यहां बेसिक्स लिखूंगा तो आपके मन में सवाल आने शुरू हो जाएंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, तो उसका जवाब आपको धीरे धीरे आगे मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बेसिक्स देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि यह हमारा ओनली ओशियन पर बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, वो आगे चल के धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। दूसरा, इसमें कि कोरियोलिस फोर्स चाहिए, वो तो हर साइक्लोन में चाहिए, चाहे वो टेम्परेट हो या ट्रॉपिकल हो, तो इसलिए ये हमारा इक्वेटर पे नहीं बनेगा, बिकॉज इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, 0 होता है। फिर अगर हम बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स है तो इसकी वजह से क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, और डिफ्लेक्शन आने की वजह से क्या होगा, इसका सर्कुलर पैटर्न होगा, सर्कुलर पैटर्न होगा। फिर चौथा, क्या हमें 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ओशियन का। अब क्यों है, कैसे है, ये सारा एक एक करके सारे पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो हमें लेटेंट हीट चाहिए, क्या चाहिए, लेटेंट हीट। और 6 की अगर हम बात करें कि वर्टिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए, वर्टिकल विंड डिस्टर्बेंसेस हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि ये सिर्फ ओशियंस पे फॉर्म होंगे, ठीक है, सिर्फ ओशियंस पे फॉर्म होंगे, लैंड सरफेस पे नहीं बनेंगे। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या आएगा हमारा, दोनों ही, चाहे टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन, दोनों को कोरियोलिस फोर्स चाहिए होता है ताकि सर्कुलर पैटर्न जनरेट हो। इसलिए ये इक्वेटर पे कभी भी फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, 0 होता है, उसकी वजह से इक्वेटर पे ये फॉर्म नहीं हो पाएगा। फिर डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आएगा, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, सर्कुलर पैटर्न। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए हमें ओशियन सरफेस का। अब क्यों चाहिए ये आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर लेटेंट हीट चाहिए, क्यों चाहिए, उसकी वजह से क्या होता है, ये हम अभी आगे चलकर देखेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। फिर वर्टिकल विंड्स नहीं होनी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। फिर ये हमारे बेसिक्स हैं कि अगर हमारी ये कंडीशंस फुलफिल होंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं शुरू से। अब मान लेते हैं कि ये ओशियन का सरफेस है, अब इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर भी बहुत आसानी के साथ नहीं मिलता है ओशन को,
क्यों नहीं मिलता है? उसकी वजह क्या है कि ओशन के वाटर क्या है, ऊपर फ्लो कर रहा है। फ्लो करने की वजह से क्या होता है, बार बार इंटरमिक्सिंग होती है, इसलिए ये सरफेस जल्दी गर्म नहीं हो पाता। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जनरली ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे लेट समर्स में आते हैं। लेट समर्स में, लेट समर से क्या मतलब, यानी जो हमारा अक्टूबर नवंबर वाला मंथ होता है, उस मंथ में हमारे क्या हो रहे हैं, हो रहा होता है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो रहा होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि मई जून में जो है इंसुलेशन आया और एक दिन में इसके सरफेस का पानी गर्म हो गया। नहीं, एक दिन में सरफेस का पानी गर्म नहीं होगा, बल्कि इसको टाइम लगेगा। लैंड सरफेस तो जल्दी क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, बट ओशियन सरफेस उतनी जल्दी हीटअप नहीं हो पाएगा, बिकॉज कि यहां पर ओशियन वाटर मूव करता है और इंटरमिक्सिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो 100 मीटर के आसपास का इसका ऊपर का रीजन है, ये इतनी जल्दी वार्म नहीं हो पाता है, बिकॉज इंटरमिक्सिंग बार बार चल रही है, इसलिए इसको गर्म होने में टाइम लगता है और ये लेट समर्स में आता है। इसीलिए बुक्स में देखा होगा आपने, लिखा हुआ कि मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ है हमारे, ये लेट समर्स के साथ, यानी अक्टूबर नवंबर के मंथ में जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे फॉर्म हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद ये देर से गर्म होगा, हमने देख लिया क्यों होगा कि लेट समर्स में, क्योंकि अचानक से इंसुलेशन आएगी, फौरन ये गर्म नहीं हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, जो इंसुलेशन आ रहा है, अब ये लेटेंट हीट की वजह से क्या होगा, वार्म होगा। वार्म होने की वजह से यहां पर वेपर्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठने शुरू हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही? अब ये वेपर्स ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए, तो यहां पर कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, इस पोर्शन में यहां पर कौन सा प्रेशर जनरेट हो जाएगा, लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, यहां से वेपर्स उठ रहे हैं, और वेपर्स उठने के बाद और वेपर्स उठेंगे, धीरे धीरे ये उठता जा रहा है, बिकॉज और ये आप साथ में अपने मॉइस्चर कंटेंट लेकर जा रहा है, और धीरे धीरे जैसे एयर राइज करती है ऊपर की तरफ जाने के बाद ये इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होने लगता है। ये हमने पढ़ा भी है। तो ये धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू होगी, और ठंडी होनी शुरू होगी तो कंडेंस होगी और इस तरीके से क्लाउड बनाना शुरू कर देगी। अब ये जो यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इसकी वजह से ऊपर की तरफ हमारे विंड राइज किया, और राइज किया, टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हुआ, और यहां पर क्या होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी 100% हो जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर गिर रहा है। टेम्परेचर कम होने की वजह से यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी, कम होने की वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी, और यहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, और यहां पर बहुत ज्यादा तेज बारिश होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर अब यहां पर लो प्रेशर आया, तो विंड यहां से आसपास से ये अपनी तरफ विंड को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब कन्वर्ज करेगा, फिर ये विंड क्या होंगी, वार्म होंगी। वार्म होने के बाद ये धीरे धीरे फिर से ऊपर उठेंगी। अब यहां पर जो विंड ठंडी हो रही है, तो यहां से क्या लिया था, लेटेंट हीट लिया था ना, ये जो हमारे पास रेज आ रही थी, इससे हमने क्या लिया था, लेटेंट हीट लिया था, और वो वार्म होकर फिर ऊपर उठी थी। लेकिन यहां से क्या हुआ कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, तो उसके लिए हमने क्या किया, लेटेंट हीट चाहिए थी हमें, और लेटेंट हीट हमने कहां से, सूरज से ली, और ये राइज वार्म होके राइज कर गई ऊपर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, घर में आप किसी बर्तन में जो है पानी गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने के लिए उसको गैस के ऊपर रखते हैं, तो ये जो बाहर से आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, ये लेटेंट हीट का काम कर रही है, जो कि हिडन हीट है। इसी तरीके से ये लेटेंट हीट क्या करेगी, यहाँ के वाटर को वार्म करेगी। वार्म करने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर एनर्जी आएगी, और ये एनर्जी की वजह से ऊपर की तरफ राइज करेगी वार्म होने की वजह से, और ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट याद करिए, कंडेंसेशन स्टेज, कंडेंसेशन में क्या होगा कि हमारा यहां गैस से कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और ये गैस से कन्वर्ट होगा लिक्विड में, तो इधर भी गैस से कन्वर्ट होगा लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से जो लेटेंट हीट यहां ली थी आपने, यहां पर वो लेटेंट हीट क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब यहां पर लेटेंट हीट रिलीज कर दिया, और यहां पर क्या होगा कि ये जो एयर थी ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, यानी कंडेंसेशन हो गया, क्लाउड फॉर्म हो गया। तो अब यहां पर हीट रिलीज हुई। अब ये हीट रिलीज हुई तो ये आसपास की हवा को फिर से गर्म कर देगी। गर्म करने की वजह से क्या होगा, उसमें फिर से एनर्जी आएगी, तो यहां से हवा क्या होगी, फिर यह हवा ऊपर की तरफ और राइज करेगी। अब और राइज करेगी तो नीचे से क्या होगा,
कि यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज यहां की हवा एयर की और यहाँ की एयर जो है ऊपर की तरफ उठ गई, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो फिर यहां से क्या होगा कि ये एयर को ऊपर की तरफ फिर से ऊपर की तरफ ये एयर जाएगा, सक्शन होगा, यहां पर तो हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि नीचे अगर लो प्रेशर जनरेट हो रहा है तो ऊपर की तरफ हमारा हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा और हवा को ऊपर खींचेगा और खींचेगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर वो हीट को रिलीज करेगा, हीट को रिलीज करेगा, फिर एयर यहां पर वार्म होगी, फिर वो एयर और ऊपर चली जाएगी, फिर यहां से और ज्यादा देखते देखते यहां पर बहुत ही एक्सट्रीम लो प्रेशर हो जाएगा और एक्सट्रीम लो प्रेशर होने की वजह से यहां पर विंड और तेजी के साथ कन्वर्ज करने लगेगी और बिल्कुल क्या हो जाएगा, बहुत तेज हवाएं चलने लगेगी। और यही वो तेज हवाएं कि ये यहां पर सर्कुलर पैटर्न भी फॉर्म होगा बिकॉज ऑफ दी कोरियोलिस फोर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होगा इस प्रोसेस से। तो ये कई स्टेजेस वाइज होता है कि पहले हमारे पास क्या होगा कि ओशियन का सरफेस हीट अप होगा, हीट अप होने की वजह से यहां एयर राइज करेगी और वो हमारा हीट क्यों किया, लेटेंट हीट की वजह से, फिर ये यहां ऊपर जाके ठंडी होगी कंडेंसेशन में, फिर वहां पर क्या होगा कि जो लेटेंट हीट यहां से ली थी वो निकाल लेगा वो और रिलीज करेगा, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, आसपास की एयर ठंडी होगी और फिर ये एयर और राइज करेगी और राइज करने की वजह से यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वो वैक्यूम क्रिएट होगा तो नीचे से फिर एयर और ऊपर की तरफ जाएगी और धीरे धीरे ये बार बार ये प्रोसेस होता जाएगा, इतना हो जाएगा कि यहां एक्सट्रीम लो प्रेशर हो जाएगा और यहां विंड बहुत तेजी के साथ फ्लो करने लगेगी। अब ये साइक्लोन हमने देखा कि यहां पर कहां बन रहा है, हमारे ट्रॉपिकल रीजन में। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, ईस्टर्ली हमारे पास इसको ईस्टर्ली मूव भी कराएगी इस तरीके से और ये इसको आगे की तरफ मूवमेंट करा के यहां पर इसके पास ले आएगी। अब इसके पास जैसे ही लाएगी तो यहां से क्या ले रहा था, वो इसके पास कंटीन्यूअस मॉइस्चर था, मॉइस्चर होने की वजह से क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी यहां पे। यहां जैसे ही आएगा तो अब इसका लिंक टूट जाएगा कि यहां इसको मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा, मॉइस्चर नहीं मिल पाएगा तो यहां पर क्या होगा, विंड एवापोरेट ऊपर की तरफ नहीं करेगी, ऊपर की तरफ एवापोरेट नहीं करेगी, क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर यहां बारिश भी नहीं होगी। इसलिए कि यहां पर देखा हमने कि ये किस में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ओशन में। तो फिर आप कहेंगे कि लेकिन कोस्टल एरिया पे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखता है, बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा भाई, कि यहां पर जो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बने हैं इस जगह पर, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ये तो अपना असर दिखाएगा ना, जैसे मूव करके आएगा तो यहां बहुत ज्यादा बारिश होगी क्योंकि इसमें तो हैवी रेनफॉल होता है, तो ये मूव कर रहा है तो अचानक से ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स थोड़ी कर जाएगा, धीरे धीरे ये खत्म होगा जब पूरा का पूरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, इसका टूट जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से, इसी वजह से क्योंकि यहां पर मॉइस्चर कंटेंट इसको मिल नहीं पाएगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कभी भी लैंड सरफेस पे हमारा नहीं बनेगा। तो ये हमारा पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन था। अगर हम इसको पॉइंट वाइज देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से देखेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ कि वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर द ओशन, यानी वार्म मॉइस्ट ओवर एयर जो है इसके ऊपर मूव करेगी, फिर क्या होगा, वाटर वेपर राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, फिर यहां से ये क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहां पर हमारा ऊपर की तरफ विंड राइज करने लगी। एज द वाटर वेपर राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंसेस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट, जैसे ही इसका कंडेंसेशन होगा तो ये हमारा एयर जो है लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंडेंसेशन रिलीजेस हीट इनटू द एटमॉस्फेयर मेकिंग द एयर लाइटर, यहां पर कंडेंसेशन जो हुआ उसकी वजह से यहां पर लेटेंट हीट रिलीज हुई जिसकी वजह से एयर लाइट हो जाएगी और वो वार्म भी हो जाएगी, वार्म होने की वजह से और ऊपर की तरफ मूव करेगी। द वार्म एयर कंटिन्यूज टू राइज विद मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन टेकिंग इनटू द प्लेस क्रिएटिंग मोर विंड, यानी फिर यहां से और विंड ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेगी। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे डिस्ट्रक्टिव होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरीके से फॉर्म हो रहा है कि ये आप देखें तो यहां पर ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बने हैं और ये हमारा सर्कुलर विंड पैटर्न हो गया बिकॉज ऑफ दी कोरियोलिस फोर्स। तो ये हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो अब इसमें कुछ और जो है बेसिक पॉइंट्स, बेसिक ज्ञान ले लेते हैं इसमें कि अगर हम यहां पर देखें कि ये हमारा ओशियन सरफेस है, ये ओशियन सरफेस है, ये ओशियन सरफेस, ओशियन सरफेस।
अब यहां पर क्या हुआ, विंड आना शुरू की, इस जगह लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहां से विंड क्या करेगी, राइज करना शुरू कर जाएगी और ये धीरे धीरे विंड राइज करेगी यहां से, और राइज होते होते फिर ये क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे कंडेंसेशन होने के बाद, और ये इस तरीके से साइक्लोन बन जाएगा, बीच में ऐसे सर्कुलर पैटर्न रहेगा, और फिर धीरे धीरे लो प्रेशर और जो है क्रिएट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से विंड और तेजी के साथ यहाँ पर कन्वर्ज करने लगेगी और फिर यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें बेसिक पॉइंट्स और क्या है वो देख लेते हैं। क्या अब अगर मैं पूछूं कि ये लो प्रेशर एरिया है, ये भी लो प्रेशर एरिया है, यहां पर विंड सीधी आ रही है इस तरीके से, और यहां पर विंड इस तरीके से हमारे पास मूव करते हुए आ रही है, हम मान लेते हैं कि ये इस तरीके से मूव कर रही है विंड, ये तो अगर मैं पूछूं कि इनमें से विंड कहां पर टकरा जाएगी, तो विंड इस वाले में टकरा जाएगी, बिकॉज विंड क्या है, ऐसे आ रही है, बिल्कुल सीधी आ रही है, सीधी आएगी तो टकराएगी, लेकिन यहां पर क्या है कि ये रोटेट होते हुए आ रही है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, तो यहां पर बीच में क्या होगा कि बीच में हमारा हॉलो सेंटर डेवलप हो जाएगा और बीच में विंड मूव नहीं कर रही होगी, बल्कि विंड ऐसे सर्कुलेटरी पैटर्न ले लेगी। ठीक इसकी तरह अगर आप यहां पर देखें तो ये है इस तरीके से बीच में, तो बीच में क्या है कि ये सर्कुलर पैटर्न जनरेट हो गया, तो बीच में हमारे पास यहां पर क्या है, विंड्स जनरेट नहीं हो पाएंगी, और यहां पर जो होगा, ये जो बीच का पोर्शन, हॉलो पोर्शन नजर आ रहा है इसके अंदर इस तरीके से आपको, इसको बोलते हैं हम आई ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ द साइक्लोन, तो इसको बोलते हैं आई। अब आई कुछ कंडीशन है, सबसे पहले कि इसके बेस में हमें क्या मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा, लो प्रेशर मिलेगा। आई ऑफ द साइक्लोन में हमें सबसे नीचे क्या मिलेगा कि यहां पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर होने की वजह से फिर अगर हम बात करें कि यहां पर दूसरा क्लाउडी स्काई नहीं होगा, क्लाउडी स्काई अगर हम इस जगह पर देखेंगे क्लाउडी स्काई नहीं होगा, बिकॉज यहां पर क्या है, विंड सिस्टम मूव ही नहीं कर रहा है, विंड्स इधर आए और यहां पर इधर की तरफ हमारे पास ये बीच में बिल्कुल एरिया, तो यहां पर क्या होगा, क्लियर स्काईज होंगी, क्लाउडी स्काई नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी, क्लियर स्काईज यहां पर मौजूद होंगी। अब क्लियर स्काई मौजूद होगी तो यहां पर इंसोलेशन डायरेक्टली रिसीव हो सकता है, तो इस जगह का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली 10 डिग्री सेल्सियस बाकी पोर्शन ऑफ द साइक्लोन से ज्यादा हो सकता है हमारे पास। फिर इस एरिया में बहुत कामनेस होगी, बिकॉज विंड यहां पर मूव नहीं कर रही है, तो इस एरिया में क्या रहेगा, हमारे पास कामनेस देखने को हमको मिलेगी इस एरिया के अंदर। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हमने ये देख लिया कि आई हमारे पास, आई के क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये हमने देख लिया। फिर यहां पर ये जो साइड में पोर्शन जहां से क्लाउड बनना शुरू हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हम आई वॉल, यानी कि अगर मैं इस तरीके से साइक्लोन, तो ये तो हमारा बीच का पोर्शन आई हो गया, लेकिन ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा साइड में वॉल्स टाइप दिख रही है, इसको ये और ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं आई वॉल, आई वॉल। और आई वॉल में क्या है, डेंस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होंगे, और ये हाईएस्ट रेनफॉल जो करेगा, हाईएस्ट रेनफॉल साइक्लोन के अंदर इसी जगह पर आएगा, हाईएस्ट रेनफॉल। तो अगर हम इसका बिल्कुल बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाएं तो वो ये होगा कि यहां पर हमारा विंड्स आ रही है इधर लो प्रेशर के पास, और धीरे धीरे ये विंड्स वार्म हो रही है ओशन सरफेस पे, और वार्म होने की वजह से ये क्या कर गई, राइज कर गई, और राइज करने की वजह से ये धीरे धीरे इसने क्लाउड बनाया क्यूमुलोनिम्बस, और ये इस तरीके से नीचे, और ये इस पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, आई वॉल हमने बोला था इसको हमने आई वॉल बोला, आई वॉल वॉल। और ये जो बीच का पोर्शन है, यहां पर सर्कुलेटरी विंड पैटर्न जहां हो रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं, इसको हमने बोला आई, और आई पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और टेम्परेचर नॉर्मली जो है यहां पर ज्यादा होगा, 10 डिग्री सेल्सियस आसपास ज्यादा हो सकता है इसके। तो ये हमारे पास क्या है, आई वॉल, आई लो प्रेशर हमने देख लिया, और यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हो रहे होंगे, जिसकी वजह से बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही होगी। और फिर ये जैसे ही हमारा क्या है कि कोस्टल रीजन में लैंड सरफेस पे पहुंचेगा, लैंड सरफेस पे पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे हमारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक्स हैं पूरे ट्रॉपिकल साइक्लोन के। तो अब समझ में आ गया कि हमारे पास हमने जो बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी वो हमें किस लिए रिक्वायर्ड थी, ताकि
ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा फॉर्म हो पाए। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ये डिस्ट्रक्शन करता है बिकॉज बहुत ज्यादा इसमें क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो हम इसके लिए इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए एक स्केल यूज करते हैं जिसका नाम है हमारे पास सैफिर-सिम्पसन स्केल। अब सैफिर-सिम्पसन स्केल में अगर यहां पर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि हम साइक्लोन को कब क्या नाम देंगे, मिनिमल डैमेज, यानी अगर विंड की स्पीड, जो साइक्लोन की विंड की स्पीड है वो हमारी स्पीड है 190 से लेकर 153 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको हम मिनिमल डैमेज कहेंगे। और अगर यही स्पीड 154 से 177, इसको मॉडरेट डैमेज बोलेंगे। और अगर 178 से 208 तक हो जाए तो इसको एक्सटेंसिव कैटेगरी, फिर 209 से 251 किलोमीटर पर आवर हो जाती है स्पीड, तो एक्सट्रीम डैमेज। और अगर 252 से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम कैटास्ट्रॉफिक स्टेज बोलते हैं। और यहां पर बिल्कुल क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अगर ये हमारा साइक्लोन इस तरीके से फॉर्म हुआ, ये हमारा इस तरीके से साइक्लोन फॉर्म हुआ है, तो मान लेते हैं कि अगर यहां पर हमारा कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो सबसे पहले यहां पर वो क्या देखेगा, सिरस क्लाउड देखेगा, फिर इधर सिरोक्यूमुलस दिखेगा, और उसके बाद यहां पर क्या है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड उसको दिखना शुरू होंगे। तो जब वो यहां पर खड़ा होगा तो अगर साइक्लोन इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसको लगेगा, वो फील करेगा तो कहेगा बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। फिर धीरे धीरे यहां पर क्या है, साइक्लोन इधर की तरफ मूव करेगा, फिर बारिश होने लगेगी और ये बारिश गुजर जाएगी। जब ये वाला पोर्शन गुजर जाएगा, जब बीच का हिस्सा आएगा, तो ये बीच का हिस्सा क्या होता है, कामनेस का होता है। तो जैसे ये आएगा तो ये खुश हो जाएगा, फिर यहाँ ब्लॉग बनाने लगेंगे और ये कहेगा कि देखो हमने यहाँ पर साइक्लोन को जो है, अब साइक्लोन को सरवाइव कर गए और साइक्लोन खत्म हो गया है, बहुत खतरनाक साइक्लोन था। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जैसे ही साइक्लोन का आएगा तो अब इधर स्टार्ट ही किससे होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से होगा। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बहुत जोरदार बारिश होगी, और जैसे ही इसकी चपेट में आएगा, क्योंकि सर्कुलर विंड्स चल रही थी, तो क्या होगा कि ये यहाँ खड़ा था तो कैमरामैन इधर नजर आएगा और रिपोर्टर हमारा यहाँ पर नजर आने लगेगा, और फिर ये कहेगा मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। इस तरीके से ये घूमते रहेंगे और फिर क्या होगी, इनकी रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी। तो साइक्लोन ऐसा नहीं है कि साइक्लोन स्टार्टिंग में आया तो एक पोर्शन उसका क्या होगा, गुजरेगा, फिर बीच में कामनेस वाला फेज आएगा उसका, फिर उसके बाद भी साइक्लोन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो जब पूरा दोनों फेज हमारे खत्म हो जाएंगे तब जाके साइक्लोन खत्म होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोन हमने देखा कि भाई लैंड सरफेस पे नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमारे इंडिया के साथ थोड़ा सा, हमारे प्यारे भारत के साथ क्या है कि केस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है अभी समझ में आ जाएगा कि ये अगर हमारा इंडिया है तो हमें पता है कि हमारे पास इंडिया में ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यहाँ पर महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां हैं यहाँ पर। तो क्या होगा कि साइक्लोन इधर से आ रहा है, क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स उसको इधर से मूव करा के ला रही है, और मान लीजिए कि इस माउथ पे आ गया, इसके रिवर के माउथ पे साइक्लोन आ गया, तो ये साइक्लोन थोड़ा अंदर तक आ जाएगा और यहाँ पर अपना इफेक्ट दिखाएगा, और इफेक्ट दिखाएगा तो हमें यहाँ पर डिस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अभी हमने विंड की स्पीड देखी, इतनी ज्यादा भी हो सकती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन चूंकि डिस्ट्रक्टिव होते हैं तो हर जहां जहां भी ये आता है तो उसका अपना एक पैटर्न होता है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं। तो क्या करते हैं कि ये हजार्ड भी बन सकता है, तो उसके लिए हम मिटिगेशन करते हैं। तो जब भी आएगा तो जो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके लिए वर्क कर रहे होते हैं, बिफोर की बात करते हैं, आफ्टर की बात करते हैं। ड्यूरिंग साइक्लोन कभी ये बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो नजर ही नहीं आएंगे। बिफोर क्या हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, आफ्टर क्या हम अब कैसे लोगों को जो है ज्यादा जो नुकसान हो गया है इसको कैसे हम कंपनसेट करें, तो उसके बाद बात करेंगे। तो या तो पहले की बात की जाएगी या बाद की, जब साइक्लोन गुजर जाएगा उस स्टेज के बाद की बात करते हैं हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन चूंकि डिस्ट्रक्टिव होते हैं और इनका पैटर्न अलग अलग होता है, तो इसलिए इसको हम नेमिंग भी करते हैं इसकी, ताकि हम याद रखें कि इसका क्या इफेक्ट होता है था पिछली बार। तो इसकी वजह से इसको डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम दिया जाता है कि अगर ये हमारा अमेरिका वाले रीजन में आता है तो उस रीजन में इसी साइक्लोन को हम साइक्लोन नहीं बल्कि हरिकेन बोलते हैं। और ये अगर हमारा जापान या चाइना सी वगैरह में आता है, चाइना सी और जापान में आएगा तो इसका नाम
और हम बोलते हैं इसका नाम है टाइफून। और अगर यही हमारा कहाँ आ जाए, ऑस्ट्रेलिया में आ जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको हम बोलते हैं विली विली, विली विली। और इंडिया में तो हम जानते ही हैं इसका नाम क्या है, साइक्लोन्स है। तो ये कुछ नाम्स है ताकि हम इसके इफेक्ट्स को याद रखें। तो ये कंप्लीट हमारा पूरा जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन हो गया। अब हमने दोनों साइक्लोन की स्टडी कर ली, अब हम इनका कंपैरिजन थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर हम इनका कंपैरिजन करने पे आते हैं कि दोनों के डिफरेंसेस लिखने के लिए आ जाते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं कि एक तरफ हम टेम्परेट साइक्लोन लिखते हैं और दूसरी तरफ हम ट्रॉपिकल साइक्लोन लिख लेते हैं। तो पहली बात अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेट साइक्लोन फ्रंट्स बनेंगे इसके अंदर, यस, और यहां पर फ्रंट्स नहीं बनेंगे, फ्रंट्स नहीं बनेंगे। दूसरी बात, ये हमारा लैंड एंड ओशियन दोनों पे बन जाता था, ये ओनली ओशियन पर बनेगा। क्यों बनेगा ओनली ओशियन पे और यहां पर लैंड एंड ओशियन पे क्यों बनेगा? इसकी वजह यह है कि ये कौन से प्रोसेस से बन रहा था, हमारा फ्रंट्स जनरेट हो रहे थे, फ्रंट्स, वार्म फ्रंट्स, कोल्ड फ्रंट। तो फ्रंट तो हर जगह एयर मास मौजूद है ना, तो जब हर जगह एयर मास मौजूद होगा, लैंड सरफेस पे भी है, ओशियन के सरफेस पे भी है, इसलिए ये लैंड पे भी देखने को मिलेगा हमें और ओशियन पर भी देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड निम्बोस्ट्रेटस दोनों ही क्लाउड मिलेंगे और यहां पर सिर्फ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मिलेगा। बिकॉज कि यहां पर क्या हो रहा था, वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट दोनों जनरेट हो रहे थे। अगर कोल्ड फ्रंट बन रहा था क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखा था हमने, और वार्म फ्रंट बन रहा था तो निम्बोस्ट्रेटस। यहां पर सिर्फ हमारा क्योंकि एयर वर्टिकली राइज कर रही है तो यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हमें देखने को मिलेगा। फिर अगर हम चौथा पॉइंट इसमें लिखना चाहें तो ये क्या है, लेस डिस्ट्रक्टिव है, लेस डिस्ट्रक्टिव है, और इसका ये क्या है, मोर डिस्ट्रक्टिव है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। और यहां पर ये इंपैक्ट डालेगा हमारा, इंपैक्ट ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट। और इसमें इंपैक्ट, क्योंकि ये वेस्टर्ली विंड्स के अंदर होंगी, तो वेस्टर्ली विंड के अंदर होंगी हमारी, तो क्या है, वेस्टर्लीज चल रही है, तो इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको लेकर आने की कोशिश करेगी है, तो हमारे वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे, और यहां पर ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट पे हमारा पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस साइक्लोन का, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। फिर यहां पर 6, यहां पर ये वेस्टर्लीज से इंफ्लुएंस होती है, यहां पर ईस्टर्लीज होती है। और अगर हम इसमें बात करेंगे और तो ये हमारा टेम्परेट रीजन यानी बियॉन्ड 23½ नॉर्थ एंड साउथ की अगर हम बात करेंगे, और ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन विदिन 23½ नॉर्थ एंड साउथ में ये फॉर्म होगा। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, फ्रंटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, फ्रंटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है, फ्रंटोजेनेसिस। और यहां पर हमारा कन्वेक्शनल एक्टिविटी हो रही है, कन्वेक्शनल एक्टिविटी हो रही है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, ये डिफरेंसेस हैं हमारे इसके टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बीच में। फ्रंटोजेनेसिस वो कन्वेक्शनल एक्टिविटी के थ्रू हमारे पास हो रहा है। फिर अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसका एरिया कवरेज क्या होगा, एरिया कवरेज लार्ज होगा, एरिया कवरेज यहां पर लार्ज, और इसका एरिया कवरेज क्या होगा, एरिया कवरेज लेस होगा, ठीक है। और अगर हम इंडिया में इसका इन्फ्लुएंस देखना चाहें तो टेम्परेट साइक्लोन का हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा इंडिया में विंटर सीजन में, और इसका देखने को मिलेगा समर सीजन में, और वो भी लेट समर्स में हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये हमारा क्या है कि दोनों के बीच का डिफरेंस है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच का डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन है, अगर हम टेम्परेट साइक्लोन को भी क्या करना चाह रहे हैं कि ये भी डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तो उसमें भी एक टर्म है जो उसके लिए यूज होता है, उसको कहते हैं हम बॉम्बोजेनेसिस।
कभी कभी हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन भी खतरनाक हो जाते हैं। अगर 24 आवर्स में 24 मिली बार प्रेशर ड्रॉप हो जाए किसका, टेम्परेट साइक्लोन का, तो वो हमारा डिस्ट्रक्टिव बन जाएगा और उसको हम बोलते हैं बॉम्बोजेनेसिस। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट जो हमने स्टार्टिंग से हमने देखा कि पहले हमने एयर मास का कॉन्सेप्ट देखा, एयर मास में हमने टाइप्स देखे, टाइप्स करने के बाद हम टाइप्स पढ़ने के बाद हमने उसको फ्रंट्स में जो है कन्वर्ट किया, क्योंकि दोनों जो है एयर मासेस टकराए तो जो है फ्रंट्स बने, कोल्ड फ्रंट्स बने, वार्म फ्रंट्स बने। फिर उसके बाद ये बेसिक्स हो गए थे हमारे साइक्लोन के मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या होती हैं साइक्लोन की, हमने वो देखी। फिर साइक्लोन्स में हमने देखा कि ये दो टाइप्स के हैं, टेम्परेट साइक्लोन, पहले हमने टेम्परेट साइक्लोन डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिस्कस किया, फिर दोनों के बीच का हमने डिफरेंस देखा और फिर लास्ट में हमने ये भी बॉम्बोजेनेसिस भी समझा क्या होता है कि अगर टेम्परेट साइक्लोन का 24 आवर्स में 24 मिली बार प्रेशर क्या हो गया कि प्रेशर ड्रॉप कर जाए तो उसको हम बॉम्बोजेनेसिस बोलते हैं। तो अब आई थिंक होपफुली आप लोगों के ये सारे जो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू साइक्लोन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है या कोई कंफ्यूजन है, जो पॉइंट्स नहीं समझ में आया जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो एनी क्वेरीज, आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो वो आप पूछ लीजिए। नहीं तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा साइक्लोन कंप्लीट हो गया और इसी तरीके से ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला पार्ट। और इसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें हो गई हैं, वो मैं आगे आने वाली क्लासेस में कहीं पर कवर करा दूंगा। बाकी ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो इस पूरे चैप्टर को जितना पढ़ाया है उसका एक एक पॉइंट आप लोग जो है रिवाइज करें और देखें। अगर कहीं पर किसी को कोई कंफ्यूजन आती है तो वो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, या अभी किसी का कंफ्यूजन हो तो अभी भी आप लोग अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो मैं उसको जो है अभी देख लेता हूँ। नहीं है किसी की कोई क्वेरी? ओके, चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।